जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 में हिंदी के प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अन्य सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस सेट लगातार जारी हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, चाहे आपका EVS हो, CDP हो, मैथमेटिक्स हो, संस्कृत हो या फिर हिंदी या फिर सेकेंड सब्जेक्ट के सब्जेक्ट हों। ठीक है, सेकंड पेपर का सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस सेशन जारी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टारगेट होता है 30 में से 30 अंक दिलाना आपको सीटेट के हर एक पार्ट में। तो आपको करना क्या होगा, टोटल जो 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना होगा। ठीक है, और अंतिम में आप 30 में से कितने अंक हासिल किए हैं इसको आपको बताना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हिंदी में जो नंबर मिलते हैं वो कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो पहला होता है गद्यांश होता है, भाग 4 में आपको हिंदी का पोर्शन मिलता है। जो गद्यांश दिया होता है इसमें लगभग एक गद्यांश और एक पद्यांश से, एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है और पैडागॉजी आती है ना। तो पैडागॉजी तो आप करेंगे करेंगे, साथ ही जो ये गद्यांश और पद्यांश आता है इसमें से लगभग 10 से 15 नंबर का 15 नंबर लगभग क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक गद्यांश से लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 5 प्रश्न तो एज इट इज़ आपको गद्यांश में पढ़ने के बाद ही मिल जाएंगे। ठीक है, बचे हुए 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर से संबंधित होते हैं। ग्रामर उतनी आपको आती ही होगी, नहीं आती है तो हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, और अगर इस गद्यांश को आप ढंग से पढ़ते हैं तो हर एक गद्यांश में लगभग 5 से 6 उत्तर आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए गद्यांश को देखते हैं, गद्यांश में क्या बताया गया है। कह रहा है कि किसी को देखने के लिए आँख नहीं, दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इस जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा, और इस पर निर्भरता से जो है और उस पर निर्भरता से बढ़ चल जहाँ हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। तो देखिए यहाँ पर देखना किसी के लिए आँख की आवश्यकता नहीं होती, दृष्टि की आवश्यकता होती है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। ध्यान से देखते जाइए क्योंकि आंसर हमको यहीं से मिलेंगे। तो इसी बात पर निर्भर से जो है मुंबई की रेवती राय की एक बात की जा रही है। रेवती राय वह महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम के कैब की सेवा आरंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था कि कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्होंने महानगरों में मुंह बाएं और अपराधी तत्वों को पर पीड़ा में आनंद उठाने वालों को प्रायः रोज ही जूझना पड़ता था। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी विशिष्टता की प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज से सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एक कदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन करने के लिए। ठीक है, तो देखने के लिए दृष्टि नहीं, किसकी आवश्यकता थी यहाँ पे? दृष्टि नहीं, आपको आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता थी ना देखने के लिए। तो इन्हीं पॉइंटों से आपका गद्यांश में प्रश्न पूछेगा। तो पहला प्रश्न उसने पूछा है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव का सबसे अधिक निकट है। तो जो आपने गद्यांश पढ़ा इसमें से मुख्य भाव सबसे निकट कौन सा है? साहस और खतरा, या फिर पहले घर फिर बाहर, या फिर हिम्मत और ज़िंदगी, या फिर हिम्मत करे तो इंसान काम हिम्मत करे तो इंसान तो क्या काम भी है मुश्किल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिम्मत करें तो इंसान तो क्या काम है मुश्किल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हुआ है? तो इसमें किस शब्द में जुड़ा है? प्रारंभ में, सफलता में, परिवहन में, या फिर कठिनाई में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सफलता। जो है सफलता आपका करेक्ट आंसर होगा। सफलता में आपका प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। ठीक है, जिसका जो है सफलता का मूल शब्द क्या है? फल है।
फल जिसमें सा उपसर्ग लगा होता है और सफल तथा ता प्रत्यय लगाने से सफलता हो जाता है। ठीक है। उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग उस शब्द जो शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अष्ट जो है अर्थ को प्रस्तुत करता है। यानी कि जब पहले आएगा तो क्या होगा, उपसर्ग, और शब्दों के बाद में अक्षर समूह लगाया जाता है तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि आगे आएगा तो उपसर्ग, पीछे आएगा तो प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। तो जो आपका परपीड़ा था, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है? दूसरों की पीड़ा, दूसरों की पीड़ा और दूसरे में पीड़ा, या दूसरों की पीड़ा या फिर दूसरों को पीड़ा। तो परपीड़ा का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका दूसरों की पीड़ा। परपीड़ा का मतलब क्या होता है? दूसरों की पीड़ा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आरंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन है? तो देखिए वहाँ पर आपने सीधा पढ़ा था संघर्षशील व्यक्ति की, रेवती राय की, विवेकानंद की, या फिर असुरक्षित महिलाओं की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये रेवती राय का जो है जीवन दर्शन बताती है। किसका? रेवती राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी? जो रेवती राय थी उसकी जो कैब थी, कैब किसके लिए चलाना आरंभ किया था? किसके लिए? कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, या फिर मुंबई के निवासियों के लिए? तो उसने किसके लिए स्टार्ट किया था? तो कामकाजी महिलाओं के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य की जूझना पड़ता है। तो किस चीज़ के बारे में जूझना पड़ता था? मनमानी करने वाले लड़कों से, या फिर परिवहन की समस्याओं से, फिर गृहस्थी की समस्याओं से, या फिर जो है परपीड़क और अपराधी लोगों से? तो आपका ऑप्शन डी आपका शायद ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि परपीड़ा और अपराधी लोगों से वहाँ की महिलाओं को डेली ही जूझना पड़ता था, जिसलिए जो है रेवती ने अपना कैब चलाना स्टार्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैब सेवा आरंभ करने के पीछे का कारण क्या था? तो कैब सेवा जो रेवती ने स्टार्ट की थी उसका पीछे का कारण क्या रहा? समाज सेवी भावना, या फिर महिलाओं की कठिनाइयाँ, या फिर सामाजिक दबाव, या फिर पारिवारिक व्यवस्था? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें महिलाओं की कठिनाइयाँ, यानी कि परपीड़ा और अपराधी लोगों से बचाने के लिए महिलाओं की कठिनाइयों, जो महिलाएं थी कठिनाइयाँ कर रही थी, तो उस कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए कैब आरंभ किया था रेवती राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, तो कौन सा नया रास्ता चुना था? क्या खतरे में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, या फिर महिलाओं के लिए कैब चलाने का? तो रेवती राम ने नया कदम क्या चुना था? चुना था आपका रेवती राम ने एक नया कदम चुना कि कामकाजी तथा ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए कैब संचालन को शुरू करना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिंदगी को खतरे और आकांक्षाओं से भरा माना गया? तो किसको माना गया था? फारसी कैब संचालन की, कामकाजी महिलाओं की, या फिर जो है महानगरों की, या फिर सड़क परिवहन की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आशंकाओं को भरा माना गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ये सड़क परिवहन की जिंदगी में खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया, जहां प्रत्येक क्षण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। मुझे लगता है कुछ समस्या हुई थी, तो एक बार फिर से यहाँ 100 नंबर से देखते हैं प्रश्नों को। 100 से 105 तक में कह रहा है काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उचित उत्तर मिलने वाले को चुनना है। ठीक है। तो ये काव्यांश है, काव्यांश को पढ़ना है और सबसे उचित विकल्प जो हो उसे चुनना होगा। ठीक है। तो कह रहा है, गरजते घन घनन घनन, नाचता मोर मोर समन, ऐसा पड़ी झरझर झरझड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब है आई, बह रही है मस्त पुरवाई, और नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब की आई। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100, कह रहा है कि बेसुध है मन को कहकर कवि क्या बताना चाहता है? तो क्या गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, पानी से भीग जाता है, फिर मस्त हो जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट डी। डी यानी कि मस्त हो जाता है। खेत अंगड़ाइयाँ ले रही हैं क्योंकि सुबह हो गई और नींद से जग गए, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है,
या फिर सूर्य के सो जाने से उन्हें नींद आ रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 101 का डी, यानी सूर्य के सो जाने के बाद भी उन्हें नींद आ रही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गरजते घन, घनन, घन घन में अलंकार कौन सा है? तो क्या रूपक होगा, श्लेष होगा, या फिर उपमा होगा, या फिर आपका अनुप्रास होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो घा है आपका, घा की कई बार आवृत्ति हुई, यानी कि घा कई बार आया है। यानी जब कोई जो है अक्षर हो तो वो कई बार आ जाए तो क्या होगा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। इसलिए ऑप्शन डी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो श्लेष की बात करें तो जहाँ पर दो श्लिष्ट पदों के उनके अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं, यानी कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हों तो श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष क्या होता है, जिस जिस शब्द के एक से अधिक, यानी कि मान लो यहाँ पर कोई एक शब्द होता है और उसके कई सारे अर्थ निकल रहे होते तो श्लेष होता है वहाँ पे। बात करें उपमा की तो जब दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ समता, तुलना या बराबरी का होता है। जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, रूपक में क्या होता है, तो रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो या उपमान और आरोप का अभेद हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मन की उपमा किससे दी गई है? तो मन की उपमा किससे दी गई है? मोर से, बादलों से, सावन से, या फिर वर्षा से? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मोर से। यहाँ पर आपने मोर के बारे में ऊपर पढ़ा हुआ। नेक्स्ट है लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य क्या थक गया है, छिप गया है, नींद में है, या फिर खो गया है? तो आपने पढ़ा था छिप गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वाई से क्या आशय है? तो जो पूर्वाई से आशय क्या था, क्या पूर्व से बहने वाली हवा होता है, मदमस्त करने वाली हवा, या फिर पूर्व से आने वाली हवा, या फिर पूर्व से बहने वाली नदी? तो वहाँ पर नदी की कोई बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, यह हो जाएगा पूर्व से बहने वाली वायु, यानी कि पूर्वाई का मतलब होता है पूर्व से बहने वाली वायु या हवा या पवन, पूर्व से आने वाली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि क्वेश्चन नंबर 106 से 200 तक सभी प्रश्नों के जो है उत्तर सबसे उचित विकल्प जो है उसके रूप में देना है, यानी कि सबसे सटीक आंसर जो होगा, यानी कि पैडागोजी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। इसमें से जो भी सबसे उचित उत्तर होता है वो भी वही आपको देना होता है। कह रहा है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी में क्या करती है, अशुद्धियाँ करती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या जिम्मेदारी मानते हैं अपनी? तो कौन सी जिम्मेदारी इसमें से जो है वर्तनी को सुधारने के लिए नंदनी के लिए आप करेंगे? तो कह रहा है कि ऑप्शन ए नंदनी को ऐसे अवसर देना जहाँ की वह स्वयं उसमें से सुधार करें। तो हाँ, अवसर आपका पॉजिटिव का टैग वर्ड है तो इसके साथ आप जा सकते हैं, लेकिन करना क्या होता है, जो सबसे सटीक आंसर हो उसके साथ जाना होता है। तो अभी बाकी का आंसर इसमें आपको देखना होगा, बाकी के विकल्प भी आप देखेंगे। नंदनी की अशुद्धियों को काट कर सही करने से कुछ नहीं होगा। नंदनी को समझाना कि वर्तनी अशुद्धियाँ करने पर अंक कटता है। तो इस बात से समझने से क्या सीख जाएगी, नहीं सीख पाएगी बच्ची। कारण नंदनी को समझाना कि वर्तनी शुद्धता के लेखन का सशक्त पहलू है। तो नहीं, ये सब इससे भी कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आपका ऑप्शन ए के साथ ही जाना होगा कि नंदनी को ऐसे अवसर दें जहाँ वह स्वयं उसमें से सुधार कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या मुहावरे लोकोक्तियों के वाक्यों में प्रयोग करना, या फिर अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकृत करना, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने के लिए प्रयत्न करना। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करने के लिए उनका प्रयोग करना। ऑप्शन सी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ के व्याकरण शिक्षण को पुष्टि करता है? तो क्या घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए, या फिर घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है जिस दिए गए शब्द समूह में ऐसे शब्द छांटिए, या फिर घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा घर घर आपकी ही चर्चा है
वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो घर घर है, घर घर, ये आपकी चर्चा है जिससे घर पर शब्द पर जो पुनरावृत्ति से अर्थ पर प्रभाव पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, करें कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी कि निगेटिव पूछा है यहाँ पे, सबसे कम। तो इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लिया करिए कि अगर निगेटिव में पूछा है तो सबसे कम का मतलब जो सबसे खराब आंसर इसमें से होगा वही आपको बताना है। कर समृद्ध हिंदी साहित्य की छठा का प्रदर्शन है, तो क्या ये है? या फिर भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास है, या फिर समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश है, या फिर आपका भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? समस्त प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है? कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, या फिर भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी है, भाषा बोध और साहित्य बोध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? तो अतिरिक्त जो पठन सामग्री दी जाती है वो किस लिए दी जाती है? क्या पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, फिर पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए, या फिर भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, फिर ऑप्शन डी, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है उसमें जो है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा? क्या भाषा की नियमबद्धता प्रकृति को पहचानना, या फिर भाषा के अलंकृत रूप से पहचानना, या फिर भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना? कंठस्थ कराना आपका हो जाएगा गलत। साहित्य विधाओं की रचना करना, तो क्या हो जाएगा इनमें से? क्योंकि कंठस्थ वाले तो गलत हो गया, पहले ही कंठस्थ याद कराना, अभ्यास कराना, ये पहले ही गलत हो चुके होते हैं। तो आपके बचे तीन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषा की नियमबद्धता प्रकृति को पहचानना उच्च प्राथमिक स्तर पर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? तो क्या विभिन्न भाषा उदाहरण, विभिन्न भाषा प्रयोग, विभिन्न भाषा नियम, या फिर शब्दों की व्युत्पत्ति? तो ये जो विभिन्न के प्रयुक्तियों लिखा हुआ है ये, इसमें विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। तो इस कथन में प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो ये क्या होता है? विशिष्ट भाषा का प्रयोग है ये। प्रयुक्त एक विशिष्ट नियम का प्रयोग है या सूत्र पर ट्रिक होती है जिसमें विभिन्न कार्यक्षेत्रों के विद्यार्थी परिचित कराए जाते हैं ताकि वो जो है भाषा के विभिन्न नियमों को सीख सके। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा का जो है मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो किस में जो है भाषा जो आपकी मातृभाषा होगी उसको मध्यस्थ नहीं रखा जाएगा? व्याकरण विधि में, सूत्र विधि में, अनुवाद विधि में, या फिर प्रत्यक्ष विधि में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा उसको मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि और अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के जो मध्यस्थ रखा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या राष्ट्रीय पाठचर्या सहभागी क्रियाओं का
आयोजन करना। तो सहभागी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसके साथ अभी आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे के भी ऑप्शन देखने होंगे। कह रहा है कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, तो अवसर भी आपका जो है अवसर ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट कहता है कि निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा कराना, नहीं ऐसा नहीं होगा। परीक्षा आयोजित कराना, ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना। तो आयोजन कराना से ज़्यादा बेटर होगा अवसर देना, ठीक है। मतलब जो आपका आयोजन करा रहे हैं, आयोजन से बेटर होगा अवसर देना, अवसर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि जो आप सतत आकलन बच्चों को करते हैं उससे उसका क्या उद्देश्य होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है, या बच्चों ने क्या सीखा है। तो जो सतत आकलन होता है, बात सतत आकलन की होती है, तो उद्देश्य यह होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, अर्थात कक्षा, अधिगम तथा शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को बच्चों ने कितना सीख लिया है, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए, बच्चे ने एक मिनट रुकिएगा, इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, हमारे हिसाब से ऑप्शन सी होगा। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है वो मुझे बताइएगा। आकलन का मतलब होता है बच्चों ने कितना सीखा, ऑप्शन सी हमारे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी जो भी है ये वाला लगाने का अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को अवलोकन करने के क्षमता के अवसर देना चाहती है, बारीकियाँ मतलब जो भाषा की बारीकियाँ हैं समझाना चाहती है, या फिर व्याकरण सिखाना चाहती है। तो व्याकरण सिखाना नहीं होगा। परीक्षा के लिए तैयार कराना, परीक्षा के तैयार कराना भी उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जब कोई शिक्षिका किसी भी वाक्य में भी, ही, तो जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थ बताती है या करती है, तो वह भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। तो भाषा की बारीकियों को समझाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, बी वाला आपका करेक्ट होगा। भाषा ये आपका 17 का 20 करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। बारीकियों को समझाना चाहती है, ठीक है। अवसर जब करके दिखाना होता तब अवसर पड़ जाते हैं, इसलिए जो आपका भी पर दिया है उसमें प्रेशर, तो बारीकियां समझा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की भाषा के शिक्षक के रूप में आपके कम महत्वपूर्ण है, क्या भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, व्याकरण नियमों की जानकारी, भाषा कौशलों का ज्ञान, या फिर संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो इसमें कहा था कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो वो आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता, विकास, व्याकरण नियम की जानकारी तथा भाषा कौशल का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि संवैधानिक मूल्यांकनों की जानकारी सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण आपसे पूछा था संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे कि साहित्य की किस विधा के शिक्षण में स्वसर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो कौन सा जो है पठन सर्वाधिक अपेक्षित होगा, आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी, या फिर जीवनी। तो इसमें 119 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एकांकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा, किसे आप समझेंगे। क्या लोकगीत संस्कृत के परिचर्चा होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या फिर आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, या फिर सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया, या फिर ऑप्शन डी, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो ताज़ा बर्फ धोखा देने वाला, इसमें से पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा अभिव्यक्ति परखने के लिए किस प्रश्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं आप। तो कौन सा होगा महत्वपूर्ण, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, आंखों पर पर्दा पड़ना, मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये थे आज के टोटल हिंदी के 30 प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमने सबसे कम समय में आपके 30 प्रश्न पूरे करने की कोशिश की है। बीच में हमने कोई भी बातचीत या फिर कोई भी इधर उधर की बातें नहीं की, सीधा आपको प्रैक्टिस सेशन पर हमने ध्यान दिया। आपने 30 में से कितने अंक हासिल किए उनको जरूर नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और अन्य प्रैक्टिस सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।